बर्नौलीज़ थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक टैंक है, उसमें ऑयल और वाटर भरा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑयल होगा उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, तो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करेगा। इसकी ऑयल की जो डेंसिटी है वो रो दी हुई है, और वाटर की डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ रो दी हुई है। ये हाइट h है, ऊपर की ये वाली हाइट h, और मिडिल से लास्ट की पॉइंट h है। मतलब आधी आधी भरी हुई है दोनों। तो फिर इसमें हमें P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेशर P1 और बॉटम की प्रेशर P2 सबसे। और एक कंडीशन और इसमें है, जो सराउंडिंग्स की जो भी सराउंडिंग्स में जो प्रेशर है वो ज़ीरो कर दिया है हमने। मतलब यहाँ पे कोई पी नोट नहीं लग रहा है, पी नोट ज़ीरो है। सबसे पहले क्या करेंगे, P1 की वैल्यू क्या होगी, पी नोट प्लस रो जी एच होगा। पी नोट ज़ीरो कर दिए, P1 की वैल्यू आ गई रो जी एच। अब P2 क्या होगा यहाँ से, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। P1 क्या था, रो जी एच। ये 2 टाइम्स ऑफ रो जी एच है, डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ दिया हुआ है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो जी एच। P2 क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रो जी एच। अब आगे बर्नौलीज़ थ्योरम के देखते हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम, सबसे पहले इसमें फ्लूइड्स जो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। इसमें कंडीशंस हैं 4। नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब नो रेजिस्टेंस। फ्लूइड्स के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस लगाएंगे वो विस्कोसिटी होता है, लेकिन इसमें नॉन विस्कस है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड, फ्लो जो होना चाहिए वो लेमिनार होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसको कहते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में सेम सीधी रेखे में सारे वाटर का फ्लो होगा, वो होगा। फोर्थ कंडीशन, इरोटेशनल होना चाहिए, इसे रोटेट नहीं कर सकते हैं। ये 4 कंडीशन हो गई। अब जैसे ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें जो ये वाटर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर इसका पॉइंट ए है, यहाँ का पॉइंट अगर बी मान लेते हैं, तो वेलोसिटी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ईच एंड एवरी पॉइंट, अगर कोई लेमिनार फ्लो चल रहा है तो उसमें किसी भी 2 पॉइंट का अगर वेलोसिटी देखें तो वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकता। एक और इम्पॉर्टेंट नोट, डेंसिटी जो होगा लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का, वो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ फ्लो के। इसका मतलब क्या, मतलब जिस जगह पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड जो होगा वाटर का वो ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल से, ये ऐसा है, ऐसा वाटर जा रही है इसमें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे जो है डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और सॉरी, डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी
होगा वो वेलोसिटी ऑफ ए से ज़्यादा होगा। ये था ये कंडीशन, इम्पोर्टेंट कंडीशन। अब जैसा ये दिया हुआ कोई एक ये बॉल है, ऊपर से वाटर जा रही है, इधर से भी जा रही है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी वीसी, इसको ओमेगा से रोटेट करा दिया। अब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ये जो बॉल है ऊपर साइड का, ऊपर साइड, यहाँ से ये वाटर जा रहा है, ये बॉल नीचे से भी वाटर जा रहा है, यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? डेंसिटी इस पॉइंट की ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है यहाँ पे, उन सभी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी यहाँ वाले से। ठीक है इतना। अब एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन के ऊपर जाते हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अगर ये कोई पाइप दिया हुआ है, कुछ इस तरह का, यहाँ का एरिया मान लीजिए A1 है, डेंसिटी ρ1 है, और कुछ समय बाद मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, कुछ समय बाद वाटर यहाँ पे आया, v1 वेलोसिटी से जा रहा है वाटर। इस चेंज को मान लेते हैं डेल्टा x1, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ की डेंसिटी ρ2 मान लें, एरिया A2 मान लें, तो यहाँ से क्या एनालिसिस कर सकते हैं? यहाँ पे जो वाटर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आएगा, ये चेंज डेल्टा x2 मान लें, यहाँ से क्या एनालिसिस होगा? स्टेडी स्टेट को हासिल करने के बाद, आफ्टर स्टेडी स्टेट, डेल्टा m बाई डेल्टा t ये कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब जितना मास यहाँ पे वाटर का जा रहा है, इस पॉइंट पे जितना भी मास जा रहा है वाटर का, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो होगा स्टेडी स्टेट आने के बाद वो सेम होगा, सेम ही फ्लो से जाएंगे, सारा सबकी वेलोसिटी सेम होगी स्टेडी स्टेट कंडीशन आने के बाद। मास क्या होगा यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इसका ρ1 है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, A1 इंटू डेल्टा x1, वो जो चेंज हुआ था, जितना चेंज हुआ था, डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t, ये पहले से दिया हुआ, ऐसा लिख लिया। और जहाँ से वाटर निकल रहा है वहाँ का क्या हो जाएगा, ρ2 A2 डेल्टा x2 बाई डेल्टा t, सेम चीज़ है। फिर यहाँ से क्या कंक्लूड होगा, ρ1 A1, ये क्या है, v1 तो लिखा हुआ है, ये v1 लिखा हुआ है, डेल्टा x1 अपन डेल्टा t,
ये पोजीशन चेंज है डेल्टा x1, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वेलोसिटी, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये किसके इक्वल होगा, रो टू ए टू वी टू वी टू सॉरी। अगर यहाँ से डेंसिटी दोनों की सेम हो जाती है, रो वन इक्वल टू रो टू, तो यहाँ से एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी, ओ A1V1 इक्वल टू A2V2। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद करना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं इसको अब एक स्टेटमेंट के तौर पे बोल रहे हैं इसको हम। इफ़ एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग then in steady state sum of the kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume and the pressure energy per unit volume of the ocean of the fluid at every section is constant। काइनेटिक एनर्जी का जो वॉल्यूम के साथ जो भी फ्लो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो होगा और जो प्रेशर एनर्जी का होगा पर यूनिट वॉल्यूम के साथ उस फ्लूइड में, वो सभी कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब बर्नौलीज थ्योरम पे आते हैं, इक्वेशन कैसे डिराइव करना है। यहाँ पे ये कोई पाइप है, इसके अंदर F1 फोर्स से वाटर जा रहा है। कुछ समय बाद ये वाटर यहाँ पे पहुँचेगा। इसको मान लीजिए ये डेल्टा x1 चेंज हुआ वाटर का। ये ग्राउंड स्टेट है, इनिशियल पोजीशन, हाइट है h1। कुछ समय बाद वाटर यहाँ पे आएगा, ये मान लीजिए डेल्टा x2 हो गया। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ फोर्स इधर से लग रहा होगा F2 वाटर के जरिए। अब ये हाइट मान लिया h2 है, यहाँ से ये फ्लो ऐसा होगा वाटर का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा प्रेशर है जो वाटर लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है। वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई प्रेशर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटी में बस एक ही चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हाइट के साथ। इसका h1 इसका h1 इसका h2। वर्क डन बाई प्रेशर क्या होगा, पहले वाले से देखते हैं इसका। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ का होगा F1 इंटू डेल्टा x1। फिर यहाँ का कितना होगा,
इसका डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो इधर का अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया तो इधर का नेगेटिव मानना पड़ेगा, माइनस F2 डेल्टा x2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m V1 स्क्वायर। जस्ट ए सेकंड, इसको भी डेल्टा के ही रहने देते हैं। डेल्टा यू क्या हो जाएगा यहाँ से, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू फाइनल माई यू इनिशियल होगा, ये नेगेटिव साइन अंदर जाके नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, प्लस फोर्स क्या होगा, ये F1 प्रेशर इंटू एरिया P1 इंटू A1, डेल्टा x1 क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम V1 इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ये डिस्टेंस जितना कवर किया, चेंज जो हुआ वो वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल होगा, माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, इसके लिए सेम, ये डेल्टा के इक्वल है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा m इंटू GH1, ये वाला यहाँ पे, यहाँ का पूरा का डेल्टा m इंटू GH1 माइनस डेल्टा m इंटू GH2 प्लस P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V इक्वल टू, अब इसको खोल लेते हैं, इक्वल टू क्या था, उसके बाद ही इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m V1 स्क्वायर, ये होगा। अब इसको एक काम कर लेते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को डेल्टा V से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा क्यों है सर, एक मिनट बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, इसको भी इसको भी, अब यहाँ से ये समझ में आया P1 डेल्टा V कैसे है, ये क्या होगा, A1 V1, एरिया क्या होगा इसका, ये डेल्टा V बाई डेल्टा टी, वॉल्यूम का चेंज टाइम के साथ, यहाँ से देखा था ना हम कॉन्टीन्यूटी से, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन से, तो वॉल्यूम का फ्लो रेट जो होगा ये डेल्टा V बाई डेल्टा टी होगा। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा m बाई डेल्टा V क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा इंटू GH1,
फिर माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा वी, ये वाला, रो जी एच टू हो जाएगा। फिर डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पी वन बचेगा। और उसके बाद माइनस डेल्टा वी से डेल्टा वी यहाँ भी कैंसिल, पी टू बचेगा। इधर क्या आ जाएगा, प्लस पी वन माइनस पी टू, विच इज इक्वल टू 1/2। इधर डेल्टा वी दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रो वी टू स्क्वायर मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो जाएगा। उसके बाद -1/2 रो वी वन स्क्वायर। अब इसको इधर उधर कर देते हैं इसको, 1/2 रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन प्लस पी वन को इधर ही रहने दिए, ये सारा बाकी इधर भेज दें, 1/2 रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू प्लस पी टू। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, क्लास 11th के लिए भी और जेई मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब अगले में इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।